हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड BEVAE 181, जिसका सब्जेक्ट नेम है पर्यावरण अध्ययन। और यहाँ पे हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना होगा। तो आप अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। और यहाँ पे आज जो हम ये सॉल्यूशन लेकर आए हैं ये आपका दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन का पूरा सॉल्व पेपर देंगे, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। इसके अलावा बता दें, हमारे पास लास्ट 5 ईयर के सॉल्व पेपर इस सब्जेक्ट कोड का अवेलेबल है, और वो भी हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मिल जाएगा। तो ये आपको काफ़ी कम कीमत पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इसे परचेज करना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप लास्ट 5 ईयर कह लें या 5 सेशन 5 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा, और इससे आपके काफ़ी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जिसे हमने साइट से डाउनलोड किया है। दिसंबर 2023 क्लियरली मेंशन है। गाइडलाइंस बहुत सिंपल सी है कि 50 प्रश्न है, इसमें सभी 50 के आंसर देने हैं। OMR शीट पे ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे एक प्रश्नों के लिए, और सही विकल्प को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यही सिंपल सा गाइडलाइंस है। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी जरूर देख ले, पहले आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर और फिर हिंदी मीडियम में। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि सतत विकास की अवधारणा को किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे 4 रिपोर्ट दी गई है। तो सतत विकास की जो अवधारणा थी उसको जो परिभाषित किया गया था, इसे किया गया था ब्रेंडलैंड आयोग रिपोर्ट में। तो इसका आपका आंसर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड पूछता है आपसे, प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पाद से पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं की ओर गति कहलाती है। तो ये कौन सी गति कहलाती है? ये कहलाती है आपकी तकनीकी परागमन। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो सतत विकास का कौन सा लक्ष्य नहीं है ये बताना है वो चीजें नहीं बतानी, जो नहीं है इसमें वो बताना है। तो जो नहीं है वो है आपका स्वच्छ हवा, ये सतत विकास के लक्ष्यों में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन 4 आपसे पूछता है, अपघटक को इस रूप में जाना जाता है। तो अपघटक को हम किस रूप में जानते हैं? तो ये रूप आपका कहलाता है मृतपोषी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 5 आपसे पूछता है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य वर्ड पे ध्यान रखें, सत्य वाले पे टिक नहीं करना। जो इन चारों में से असत्य है उसको आपको टिक करना है। जो असत्य आएगा वो आपका फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है, सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की सही तरह से मूर्त सीमाएं होती हैं। ये आपका एक असत्य या फिर जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 6 आपसे पूछता है, जीवमंडल के जल घटक के रूप में जाना जाता है। तो जीवमंडल का जो जल घटक है, सिंपल सी बात है, उसे हम जलमंडल कहेंगे। तो ये आपका आंसर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 कह लें, या अगर गा दिया होगा ऑप्शन तो गा हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर में चतुर्थक उपभोक्ता पाए जाते हैं। तो चतुर्थक जो उपभोक्ता पाए जाते हैं ये आपके पाए जाएंगे, इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका पोषी स्तर 5th। तो पोषी स्तर 5th में आपका जो है चतुर्थक स्तर पोषी स्तर पाए जाते हैं। क्वेश्चन 8 आपसे पूछता है, किस प्रकार के वन में हेमलॉक, यू और मेपल के पेड़ पाए जाते हैं। तो कौन से वनों का प्रकार है, ठीक है, जहां पे ये आपको हेमलॉक, यू और मेपल पेड़ पाए जाते हैं। तो ये वनों का आपका प्रकार आ जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी टिड्डियों का शिकारी है। तो रेगिस्तानी टिड्डियों का शिकार कौन करता है? वो करता है आपका आंसर 1 इसका कैलोटस। ठीक है, तो कैलोटस जो है ये राजस्थानी टिड्डियों का शिकार करता है। क्वेश्चन 10 पूछता है आपसे, जल काय के तल पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो जो जल काय के तल पे रहते हैं उन जीवों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बेंथिक। तो ऑप्शन इसका 4th आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और
उच्च है। तो निम्नलिखित में से जो महासागरीय क्षेत्र है प्रजाति में उच्च कौन सा है और सबसे समृद्ध कौन सा है, तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन इसका थर्ड। इसी को आपको सेलेक्ट करना है जो कि आपको ये बताता है नैरीटोंजली भाग जो है ये आपका उच्च और समृद्ध भाग कहलाता है। क्वेश्चन 12 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है, ये आपका आ जाएगा खनिज। तो ऑप्शन 4 आप इस पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन 13, अलवणीय जल में नमक की कुल मात्रा कितनी होती है। तो नमक की जो अलवणीय जल है उसमें नमक की टोटल जो मात्रा होगी आपको, ये आपको 1.5% से नीचे देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको 1.5 से ऊपर भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो ध्यान रखिए आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 आपसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाएगी, यहां देखिए 4 ऑप्शन है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ और लैटराइट मिट्टी। तो इसमें से आपकी काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन में सबसे यूजफुल साबित होती है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि नहीं है। तो मृदा को संरक्षण करने के लिए इनमें से कौन सी विधि नहीं है ये बताना है, यानी कि बाकी 3 इसमें जो है मृदा संरक्षण की विधि है लेकिन एक नहीं है, तो वो विधि है जो आपका इसमें थर्ड, मिट्टी को गीला रखना। हम मिट्टी को गीला रखेंगे तो इससे हम मृदा का संरक्षण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 16 है आपका, निम्नलिखित में से वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है। तो वनों का आर्थिक महत्व क्या है आपको इससे बताना है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका 4th हो जाएगा, कीटनाशकों और पीड़ानाशकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 17 आपसे पूछता है, वन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वनों से संबंधित कौन सा कथन इसमें एक स्टेटमेंट सही नहीं है, तो वो स्टेटमेंट आपका थर्ड वाला है, यह वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पे जिम्मेदार है। तो ये गलत स्टेटमेंट है आपका, तो इसी को आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन 18 पूछता है आपसे, वनों की कटाई के फलस्वरूप होता है। वनों की कटाई के फलस्वरूप होता है, तो वनों की कटाई के फलस्वरूप क्या होता है, तो इससे होता है आपकी मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाती है। तो इसका आप ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। जब वनों की कटाई हो जाती है तो मृदा का अपरदन शुरुआत हो जाता है। क्वेश्चन आपसे 19 पूछता है, जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संख्या में सबसे अधिक है। जैव विविधता देखें तो उसमें कौन सी प्रजाति सबसे अधिक देखने को मिलती है, तो वो है कीड़े और सूक्ष्मजीव। जैव विविधता में सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की पाई जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ, और उससे पहले आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सेट 1 आपको फ्री मिल जाएगा और वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और PDF को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी, और वो पासवर्ड भी हमने यहाँ स्क्रीन पे दे दिया है। इसी पासवर्ड के द्वारा आप उस PDF को जो है ओपन कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है। तो जैव भौगोलिक भाग में भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को कौन कवर करता है, तो ये आ जाता है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो ये डेक्कन का प्रायद्वीप आ जाएगा जो कि सबसे बड़े भाग को कवर करता है। इसके बाद क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जैविक हॉटस्पॉट है। तो जैविक हॉटस्पॉट कौन सा है, वो आ जाता है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य कौन सा नहीं है। तो जैव विविधता का अप्रत्यक्ष मूल्य कौन सा नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा आपका इसमें वसीयत मूल्य। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन 23 पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है, तो ये है आपका परमाणु ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि इसे मनुष्य ने खुद विकसित किया है, ये हमें परंपरागत तौर पे ये नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये गैर परंपरागत स्रोत हो गया। क्वेश्चन 24 होता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो तापीय ऊर्जा के लिए जो हमारे देश का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है या क्षेत्र है, वो है आपका उत्तर पश्चिमी हिमालय। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। 25 क्वेश्चन है आपका, भारत
के आधे से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे देश का जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे जो यूजफुल कंपोनेंट है या जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो आता है आपका कोयला। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से देखिए तेल दिया हुआ है, पनबिजली दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन कोयले से सबसे ज़्यादा हमारे देश में बिजली का उत्पादन किया जाता है। हालांकि अब इसमें बहुत ज़्यादा कटौती की जा रही है और जो हमारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्रोत हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्वेश्चन 26 की तरफ बढ़ते हैं। यह आपसे पूछता है ऊर्जा का तात्पर्य है। यहां दिया है ऊर्जा और इसके 4 स्टेटमेंट है। तो इन 4 स्टेटमेंट में से ऊर्जा का सही तात्पर्य क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा सेकंड, कि ऐसे गांव जिसमें सरकार द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर गैर पारंपरिक विकल्पों की प्रणाली की स्थापना की जाती है। तो इसको हम ऊर्जा का तात्पर्य कह सकते हैं, ऊर्जा ग्राम का तात्पर्य, ठीक है, क्योंकि गांव से संबंधित है ये आपका। क्वेश्चन 27 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? तो चयनात्मक विनाश क्या है? वो है यात्री कबूतर, ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड आप टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर व्यावसायिक शिकार का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28। तो व्यावसायिक शिकार का जो हिस्सा नहीं है इसमें आपका आ जाएगा जंगली गधा। तो इसका व्यावसायिक शिकार के लिए इसको नहीं मारा जाता है, लेकिन बाकी जितने भी जीव जंतु हैं जैसे कि हिरन हो गया तो इसका भी शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है, सांपों का जो है स्मगलिंग के लिए, और वेल्स मछली जो है उसका भी शिकार किया जाता है, लेकिन जंगली गधे इसको हम शिकार व्यावसायिक तौर पर नहीं करते हैं। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है बताना है आपको। तो ये मीठा मटर आपका ये आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है, इसी को आपको ठीक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है? तो कौन सा स्वस्थानीय का उदाहरण है उसको आपको बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा इसका, क्योंकि इसको हम लोग संरक्षित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण है? तो गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आ जाएगा आपका कृषि से अपवाह। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो प्राथमिक प्रदूषक कौन सा नहीं है? वो है आपका इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन डी इसका या फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपसे पूछता है भारत में RSMP का मानक स्तर क्या है? तो इसका मानक स्तर जो होता है वो होता है आपको 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण द्वारा कॉलीफॉर्म का पता लगाया जाता है? तो कॉलीफॉर्म का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट को हम कहते हैं MNP टेस्ट। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण का तरीका नहीं है? तो न्यूनीकरण के लिए कौन से तरीका नहीं है? तो वो है आपका अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, इसके द्वारा न्यूनीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि है? तो अपशिष्टों की जैविक उपचार विधि कौन सी है इसको आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन थर्ड पाचन। 37 क्वेश्चन, नाभिकीय अपशिष्ट से निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो नाभिकीय यानी कि जो न्यूक्लियर अपशिष्ट हैं, वेस्ट पदार्थ है, उसको हम सबसे अच्छे तरीके से कैसे निपट सकते हैं? तो अगर उसको हम भस्मीकरण करें यानी जला दिया जाए तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। फिर आता है भूमिगत निपटान, समुद्र में डंपिंग कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, समुद्री जीव जंतु के लिए हानिकारक हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा। और इसके बाद लैंडफिल निस्तारण जो है इससे भी नहीं होगा, यानी कि एक ही जगह पे हम इसको इकट्ठा करते गए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होगा भूमिगत निपटान, यानी कि जमीन में उसको दबा दिया जाए। तो इसका ऑप्शन सेकंड आप टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 38 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस नहीं है गैस, उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें देखिए कई 4 गैसों के एग्जाम्पल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो कि हरित गैस नहीं है, ठीक है। तो इसी को आपको
टिक कर देना है। क्वेश्चन 29 देखते हैं जो कि आपके से पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से एक नहीं है। तो एक मिशन है जो कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम है और उसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं या मिशंस के जो भाग हैं, तो यहाँ पे 4 भाग दिए गए हैं, तो कौन सा नहीं है आपको वो वाला सेलेक्ट करना है। तो इसके अंदर जो शामिल नहीं किया गया है वो आपका किया गया है ऑप्शन 4 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। इसमें देखिए जल मिशन की बात आ सकती है, हरित ऊर्जा की बात आ सकती है और कृषि संबंधित जो मिशन है टिकाऊ कृषि उसके बारे में बात आ सकती है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 आप सेलेक्ट कर लेंगे। वायुमंडल में ओजोन परत सामान्यतः पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, इसके 4 आपको मंडल दिए गए हैं। क्या ये आयन मंडल में पाई जाती है, मध्य मंडल में पाई जाती है, शोभ्य मंडल में पाई जाती है या समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल में ये आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। क्वेश्चन 41 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रमुख बेंच कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय हरित मिशन है, ठीक है, राष्ट्रीय हरित मिशन है या फिर अधिकरण है, तो इसकी प्रमुख बेंच यानी कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका हेड ऑफिस जो है आपका नई दिल्ली में, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपसे पूछता है ओजोन परत की कमी को पूरा करने वाले पदार्थों पर मटेरियल विज्ञपित पर राष्ट्रीय द्वारा सहमति व्यक्त की गई। तो ओजोन परत की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए एक मटेरियल विज्ञप्ति लागू किया गया और राष्ट्रीय द्वारा इस पे कब सहमति दी गई थी, कौन से साल में, इसी के बारे में बताना है। क्या 1985 में दी गई थी या 1987 में, 1989 में या 1991 में। तो इसका सही ऑप्शन है 1987 में इस पे सभी राष्ट्रों ने जो है विज्ञप्ति दी थी। क्वेश्चन 43 बेसेल समझौता किससे संबंधित है। तो बेसेल समझौता क्या जैव विविधता से संबंधित है, ओजोन परत का ह्रास से संबंधित है, रसायन और खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है या जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ये आपका आ जाता है रसायन और खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है ये समझौता आपका बेसेल। क्वेश्चन 44 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक प्रभाव के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 रोग दिए गए हैं और जो अनुवांशिक प्रभाव के कारण नहीं होता उसको सेलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर आपका 4th हो जाएगा। सिजोफ्रेनिया जो एक बीमारी है ये आपका अनुवांशिक प्रभाव के कारण नहीं होता है। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित का मिलान कीजिए नीचे दिए गए सही विकल्पों का। तो यहाँ आपको श्रेणी दी गई है और यहाँ खतरे का नाम दी गई है, यानी वायुमंडल है, ठीक है, जैविक है, भूजैविक है और जलीय है और जंगल की आग है। तो इससे एक दूसरे को किसके साथ खतरा है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो आपका सही सिस्टम बन रहा है इसमें आपका ये सेकंड वाला बन जाएगा जिसमें कि ए का जो हम मैचिंग करेंगे वो थर्ड के साथ। वायुमंडलीय की वजह से क्या होता है, गर्मी की लहर आती है, अगर इसमें खराब हो जाता है। तो फिर बी की बात करें यानी जैविक की बात करें तो जंगल में आग वगैरह लग जाती है। तो ये बी आंसर आप इसका सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेंगे। 46 क्वेश्चन को देखते हैं जो आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन से क्षेत्र में भूकंप आती है ये आपने अक्सर न्यूज़ में भी सुना होगा क्योंकि एक बार पहले भी काफ़ी भयंकर जो भूकंप है वो कच्छ के रेगिस्तान में या कच्छ के रण में आ चुका है। तो ऑप्शन बी इसका या सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे। 47 क्वेश्चन है आपका 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो इसका आपको बताना है। तो 2100 तक जो विश्व की जो जनसंख्या हो जाएगी क्या अनुमान लगाया गया है। तो इसका अनुमान लगाया गया है 11.2 अरब तक जनसंख्या विश्व की करीब करीब हो जाएगी। क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से कौन सा ENVIS केंद्र नहीं है। तो जो केंद्र नहीं है उसके बारे में आपको बताना है और ये है आपका सेकंड वाला। आप इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, यह आपका ENVIS का केंद्र नहीं है। क्वेश्चन 49 प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के मूल्यों और अधिकार है, सभी जीवों और मूल्यों का अधिकार है। तो 49 का जो आपका सही आंसर है ये आपका आ जाता है इसमें सेकंड, पारिस्थितिकीवाद, ठीक है। तो पारिस्थितिकीवाद इस चीज को मानता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन 50 जो कि आपसे पूछता है गैर अंग्रेजी भाषाई समुदायों में संवाद करने के लिए अंग्रेजी सामग्री का उपयोग किसका एक उदाहरण है।
ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा इसका, कार्यविधि समानता का ये आपका उदाहरण है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। यहाँ पे अगर आपको बाकी 4 सेट को परचेज करना है जिसमें हम टोटल 5 ईयर का सॉल्व पेपर आपको देंगे, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके इसे आप इजीली कम से कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।